A very good afternoon to all of you. प्रीवियस क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। उसमें डीएल अपन ने देख लिया था कि डी किसको कहता है, एल किसको कहता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सा होता है, लेवो रोटेटरी कौन सा होता है, एरिथ्रोफॉर्म कौन सी होती है, थ्रियोफॉर्म कौन सी होती है, रेसिनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कब होता है और कब आपके पास मेसो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अपन अब डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक को, उसको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसमें प्रेजेंट होती है? वो सारे कंपाउंड्स जिसमें फ्री रोटेशन प्रेजेंट, फ्री रोटेशन प्रेजेंट हो, वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फ्री रोटेशन का मीनिंग क्या है? लाइक आपके पास जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। मैं इस एक एलिमेंट को फिक्स करके, इस एक एलिमेंट को फिक्स करके इस एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ? रोटेट कर सकता हूँ, बिकॉज इन दोनों के बीच में आपके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड। अपन जब ज्योमेट्रिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी, उसके बारे में जब अपन देख रहे थे, तो वहां क्या था कि आपके पास जैसे ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड था? आपके पास डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक एलिमेंट को फिक्स करके आप दूसरे एलिमेंट का रोटेशन नहीं करवा सकते थे। देखो, अगर आप रोटेशन कराओगे तो एक पोजीशन ऐसे आएगी जब ये बॉन्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होएगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि बॉन्ड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके आगे हो जाए। मीन्स यहाँ पे जो रोटेशन है वो नहीं प्रेजेंट होता, तो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमेशा कौन सी आइसोमेरिज्म अपन स्टडी करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मैंने कहा कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इजीली इस एलिमेंट को अगर मेरे को रोटेट करवाना हो, इस एलिमेंट को अगर मेरे को रोटेट करवाना हो, तो मैं इजीली क्या करवा सकता हूँ? इसको रोटेट करवा सकता हूँ ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्री रोटेशन प्रेजेंट है। देखो, एक को फिक्स करके एक को मैं रोटेट करवा सकता हूँ, बट वहां ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है कि वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, मींस जिसमें फ्री रोटेशन हो। फ्री रोटेशन किसमें होगा? that compounds in which single bond is present, single bond is present, उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी आपके पास? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी। मींस मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है मेनली किसमें प्रेजेंट होती है? एल्केन। किसमें प्रेजेंट होती है? एल्केन। बिकॉज एल्केन में आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? सिंगल बॉन्ड रहता है। ओके, अब इसमें जो है अपन जैसे स्टार्टिंग में अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें तो वहां अपन ने सिस्टॉक के बारे में देखा था, है ना, EZ के बारे में देखा, सिन के बारे में देखा, फिर ऑप्टिकल में DL के बारे में देखा। अब यहाँ जो है वो अपन तीन आइसोमर देखेंगे। कौन कौन से? एक तो आपके पास होगा एक्लिस्ट, एक आइसोमर होगा स्टेगर्ड, और एक आइसोमर होगा स्क्यू और गाउचे। स्क्यू और गाउचे, एक्लिप्स, स्टेगर्ड एंड स्क्यू। ठीक है ना, स्क्यू और गाउचे। इसमें करते क्या है एक्चुअल में इस आइसोमेरिज्म में कि जैसे ये दो एलिमेंट है, जो मैंने पाम की बात कर रहा हूँ, जो दोनों के बीच में चौक है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये मान लीजिए कि एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अपन क्या करवाते हैं कि एक एटम को, यानी कि इस कार्बन को अपन फिक्स रखते हुए इस कार्बन को अपन धीरे धीरे रोटेट करवाते हैं। जैसे ये 0 डिग्री एंगल, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे करते अपन क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को, एक कार्बन एटम को तो फिक्स रखते हैं, और दूसरे कार्बन एटम को अपन क्या करवाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रोटेट करवाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि एक्लिप्स्ड फॉर्म कौन सी होती है? एक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर दो सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में
जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मैं अगर आपको कहूं कि इन दोनों के बीच में अभी बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का है, डाइहेड्रल एंगल कितने डिग्री का है, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन के जस्ट पीछे दूसरा कार्बन प्रेजेंट है। अगर आप ऐसे देखोगे आगे से, तो एक कार्बन के पीछे जस्ट कौन सा कार्बन एटम प्रेजेंट है, दूसरा, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है आपके पास, 0 डिग्री का। तो उस फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं, एक्लिप्स फॉर्म। तो एक्लिप्स फॉर्म में क्या रहता है, डाइहाइड्रल एंगल, डाइहाइड्रल एंगल between two elements, two same elements, वो कितने डिग्री का होता है, 0। कितने डिग्री का होता है आपके पास, 0 डिग्री का। यानी कि अगर आप आगे से ऐसे देखोगे तो एक कार्बन ऐसे यहां है तो दूसरा कार्बन जस्ट उसके पीछे, तो डाइहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का हो गया आपके पास, 0 डिग्री का, बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या प्रेजेंट है, पीछे प्रेजेंट है ना। अब अपन क्या करेंगे, रोटेशन करवाएंगे, रोटेशन करवाते रहेंगे, जैसे 10 पे कराया, 20 पे कराया, अपन यूं कह सकते हैं कि एक को फिक्स रखा और दूसरे को 1 डिग्री से रोटेट करवाया, 2 से करवाया, 3 से करवाया, 4 से करवाया, 5 से करवाया, 6 से कराया, 7 से कराया, 8 से कराया, 9 से कराया, कितने भी डिग्री एंगल से अपन इनको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। फिर ऐसे तो अपने पास इनफिनिटी आइसोमर्स मिलेंगे, ऐसे तो अपने पास क्या मिलेगा, इनफिनिटी आइसोमर मिलेंगे। बट अपने को क्या करना है, इन 3 आइसोमर के बारे में ही डिस्कस करना है, एक्लिप्स, स्टेगर्ड, स्क्यू और गाउचे। एक्लिप्स के बारे में, स्टेगर्ड के बारे में, स्क्यू और गाउचे के बारे में। तो एक्लिप्स क्या हो गया, जब दो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो, उसको अपन एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। स्टेगर्ड कौन सा होगा, स्टेगर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो आप, जैसे मैं आपको कुछ आइसोमर्स बनाऊंगा, बताऊंगा, वहां पे थोड़ी बहुत डेफिनेशन में दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे सर, कि जैसे मैं यहाँ पे आपको कहूंगा स्टेगर्ड का मतलब क्या होगा, कि डाइहेड्रल एंगल बिटवीन टू सेम एलिमेंट इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्टेगर्ड कहेंगे। और गाउचे फॉर्म क्या होती है, गाउचे फॉर्म का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कहीं जो आइसोमर होगा, इन दोनों के बीच में कहीं जो आपके पास डाइहेड्रल एंगल होगा, वो कौन सी फॉर्म होगी, स्क्यू या गाउचे फॉर्म। तो यहाँ पे जनरली कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में 3 फॉर्म की अपन बात करते हैं, एक एक्लिप्स की, एक स्टेगर्ड की, और एक आपके पास स्क्यू या गाउचे की। एक्लिप्स फॉर्म जो है वो सबसे कम स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी जो है इसकी सबसे कम। कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों रहता है कि स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम रहती है, तो मैंने कहा एक्लिप्स फॉर्म में होगा क्या, कि आपके पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, आपने कहा सर 0 डिग्री का। मैंने कहा 0 डिग्री का होगा मतलब ये एलिमेंट पास पास में है, अगर 0 डिग्री का होगा मतलब एलिमेंट क्या है, पास पास में, पास पास में प्रेजेंट है, तो रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, मिनिमम। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म रहती है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपके पास कौन सी रहती है, स्टेगर्ड वाली, स्टेगर्ड वाली सबसे। कि सर कैसे, मैंने कहा स्टेगर्ड जनरली आप यूं देखो कि जैसे मैंने इसको तो यही रखा, फिक्स रखा, बट दूसरा एलिमेंट है उसको रोटेट करवा दिया, कि जैसे ये मेरी फिंगर्स है, एक आपके पास ऐसे है और एक आपके पास ऐसे, एक में टिप आपके पास यहाँ है, एक में इसका टिप आपके पास यहाँ है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितने डिग्री का हो गया, ज्यादा हो गया, 0 से, 0 से ज्यादा हो गया, तो रिपल्शन क्या लगेगा, कम, रिपल्शन कम लगेगा, तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा। तो ये क्या रहती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अगर गाउचे की फॉर्म करें तो गाउचे जो है वो आपके पास इन दोनों के बीच में रहती है। तो जनरली अगर अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो क्या आता है, एक्लिप्स, एक्लिप्स आता है, एक्लिप्स के बाद आपके पास कौन सा आता है, स्क्यू या गाउचे फॉर्म, और फिर आपके पास कौन सा आता है, स्टेगर्ड फॉर्म। तो 3 फॉर्म के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एक्लिप्स के बारे में, स्टेगर्ड के बारे में, स्क्यू के बारे में। अब अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, लाइक साइक्लोहेक्सेन आ गया, तो उसके अपन दूसरे आइसोमर्स भी देखेंगे। पहले ये बताओ यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो, फिर अपन आगे चलते हैं। एक्लिप्स फॉर्म और गाउचे फॉर्म के बारे में अगर क्लियर है आपके, तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो, फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या था कि दो अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मैंने कल भी बताया था कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं, एक देखते हैं सोहॉर्स और एक देखते हैं न्यूमैन। तो सोहॉर्स में क्या है और न्यूमैन में क्या है वो अपन चेक कर लेते हैं। इससे पहले आता है अपने पास सोहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये एक साइंटिस्ट है सोहॉर्स। इसने क्या कहा था कि जैसे मैं ये इथेन लिख रहा हूं, ये क्या है आपके पास इथेन CH3 CH3। इसने कहा कि मैं जो दो कार्बन एटम है मैं उसको ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। एक आपके पास फ्रंट साइड वाला कार्बन, एक आपके पास बैक साइड वाला कार्बन। एक को मैं फ्रंट में लूंगा, एक को मैं बैक में लूंगा, ऐसे जस्ट ऐसे, एक फ्रंट में और एक आपके पास बैक। क्लियर है, ऐसे कह रहा हूं। इसको बोर्ड पे ऐसे रिप्रेजेंट करा ताकि आपको अच्छे से दिखे। और इस पे 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा ऐसे। इस एक हाइड्रोजन को मैं HA, इसको मैं HB और इसको मैं HC कहता हूँ। यहाँ पे भी इसको मैं HA, इसको मैं HB और इसको मैं HC कहता हूँ। तो आप एक बात बताओ कि ये कार्बन है, ये कार्बन है। इन कार्बन की यहाँ पे 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन। थोड़ा सा डिफरेंट बताने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इस एक हाइड्रोजन को HA कह दिया, इसको HB कह दिया, इसको HC कह दिया। अब यहाँ बताओ कि ये जो HA है और ये जो H है वो एक दूसरे के जस्ट आगे और पीछे है कि नहीं। ये जो HB है, ये जो HB है वो एक दूसरे के क्या है, आगे और पीछे। और ये अगर HC है और ये HC है वो एक दूसरे के क्या है, आगे पीछे। मीन्स ये जो दो ग्रुप हैं वो आपके एक दूसरे के जस्ट आगे और पीछे प्रेजेंट है। मतलब इन दोनों ग्रुप के बीच में मैं अगर एंगल की बात करूं तो वो कितने डिग्री का रहेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको अपन कहते हैं डायहेड्रल एंगल। अब इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म कहते हैं, मैंने कहा कि जब सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे हो, मीन्स डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो, तो उस एंगल को सॉरी उस फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं, एक्लिप्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहेंगे इसको, एक्लिप्स फॉर्म। ये तो सोहार्स की क्या थी आपके पास, एक्लिप्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी, एक्लिप्स। अब अगर इसकी स्टेगर्ड बनानी है, स्टेगर्ड बनानी है तो क्या करते हैं कि एक कार्बन को फिक्स रखते हैं, एक कार्बन को क्या करते हैं, फिक्स, और दूसरे कार्बन को अपन क्या कराएंगे, रोटेट करवाएंगे। इस कार्बन को मैं रोटेट करवाता हूँ, रोटेट करवाता हूँ तो कुछ मेरे को ऐसा मिलेगा कि ये आगे वाला कार्बन जो है वो ऐसा ही रहेगा जैसे पहले था, HA HB और HC। जो पीछे वाला कार्बन है उसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, HA, ये आपके पास क्या आ जाएगा, HC, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, HB। अब देखो ये HA और ये HA ये एक दूसरे के किसी एंगल पे प्रेजेंट है, एक दूसरे के पीछे नहीं है, किसी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। इसके बीच में जो एंगल है जो मैंने ये रोटेशन करवाया है वो 60 डिग्री का रोटेशन करवाया है। 60 डिग्री के रोटेशन से आपको ये स्ट्रक्चर मिलती है। तो यहाँ देखते हैं HA यहाँ है, यहाँ देखते हैं HA यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस है तो रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। और रिपल्शन मिनिमम होगा तो कौन आपके पास ये क्या रहेगा, स्टेबल। और इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं अपन, स्टेगर फॉर्म। तो एक एक्लिप्स फॉर्म हो जाती है, दूसरी कौन सी फॉर्म हो जाती है, स्टेगर। कि सर हमें ब्यूटेन का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH3 CH2 CH2 और CH3, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अब जो दो बीच वाले कार्बन है इसको आगे और पीछे वाला कार्बन ले लो, ये आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ कर दिया ये CH3 है, यहाँ मैंने कर दिया ये CH3 है, या फिर इसको मैं क्या कर देता हूँ, HB कर देता हूँ, इसको मैं HA कर देता हूँ, इसको मैं HB कर देता हूँ, इसको मैं HA कर देता हूँ, और ये जो है वो आपके पास CH3 और ये आपके पास CH3। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन का एक्लिप्स फॉर्म हो गया। किसका एक्लिप्स फॉर्म हो गया, ब्यूटेन का। CH3 के जस्ट पीछे क्या है, CH3 डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री तो कौन सी फॉर्म आएगी आपके पास, एक्लिप्स।
CH3 जैसे यहाँ CH3 ये रहा, यहाँ CH3 ये रहा, ठीक है ना। यहाँ आपके पास Hb, ये आपके पास Ha, ये आपके पास कौन सा रहेगा Ha, ये आपके पास क्या रहेगा Hb। इसको मैं रोटेट करवाया। CH3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट, स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, तो ये कौन सी फॉर्म होगी स्टैगर्ड। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, ये सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला था, जिसमें अपन दो कार्बन को एक लाइन से शो करते हैं, एक फ्रंट वाला कार्बन और एक बैक वाला कार्बन। अगर इसका आइसोमर बना रहा है, अगर इसका एक्लिप्स से स्टेगर्ड बनाना है, तो अपने को आगे वाले कार्बन को फिक्स रखते हुए पीछे वाले कार्बन को क्या करना है, रोटेट करना है। तो बैक साइड वाला कार्बन है उसको अपन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्लियर है सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब अपन एक और फॉर्मूला देखते हैं, वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वो क्या है देख, सोहार्स वाला इधर साइड में बना देता हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प चाहिएगी अपने को, ये इथेन के लिए जो बना रहे हैं अपन। ये सोहार्स वाला है, जिसमें ये कार्बन कौन सा होता है, फ्रंट कार्बन, इसको क्या रखना है फिक्स। ये बैक साइड वाला कार्बन, इसको क्या करना है आपको, रोटेट करवा, ठीक है ना। फ्रंट वाले को फिक्स रखना है, बैक वाले को क्या करवाना है आपको, रोटेट करवाना। सेकंड जो आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है वो होता है न्यूमैन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें देखेंगे क्या करना। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अपन क्या करते हैं कि कार्बन को डॉट से और सर्किल से शो करते हैं। किससे, डॉट से और सर्किल से। जो फ्रंट साइड वाला कार्बन होता है, जो आगे की तरफ है, उसको अपन एक डॉट से शो करते हैं, ये वाला। ये दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा। हाँ, ये है आपके पास फ्रंट साइड वाला कार्बन, और ये कौन सा रहेगा, बैक साइड वाला। ये फ्रंट साइड और बैक साइड। डॉट वाला जो है वो आपके पास फ्रंट कार्बन, और जो ये सर्कल बना रखा है ये कौन सा होगा आपके पास, बैक साइड वाला कार्बन। ठीक है, दोनों से अपने को अगर दोनों की एक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो फ्रंट वाले को तो फिक्स रखेंगे ऐसे ही ना, ऊपर की तरफ, फिर ये, और फिर ये ग्रुप, ये फ्रंट वाला। बैक वाला कैसे शो करेंगे, इसके जस्ट पीछे की तरफ, ये एक, ये सेकंड ग्रुप, और ये थर्ड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपको किसका बनाना है कि सर हमें बनाना है CH3 इथेन का, इथेन का बनाना है। तो एक कार्बन तो आपके पास ये हो गया, एक कार्बन आपके पास कौन सा होगा, ये वाला हो गया। क्लियर है बात, एक कार्बन आपके पास ये और एक कार्बन आपके पास ये, दो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन इसका Ha, इसका सेकंड हाइड्रोजन Hb, और इसका थर्ड हाइड्रोजन Hc। ठीक है, अब इसका भी ये फर्स्ट हाइड्रोजन Ha, इसका ये सेकंड हाइड्रोजन Hb, और इसका ये थर्ड हाइड्रोजन Hc। फ्रंट वाले के भी 3 कार्बन हो गए, बैक वाले के भी 3 कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो बैक वाले जो 3 हाइड्रोजन है उसको अपन ने डैश से शो करा है, फ्रंट वाले को अपन ने किससे शो करा है, सॉलिड से। अब मैंने कहा कि आप यहाँ पे क्या करो, 60 डिग्री का एक रोटेशन करवा दो। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। रोटेशन किसका होगा, बैक साइड वाले कार्बन का, फ्रंट का नहीं होगा। फ्रंट का रोटेशन नहीं करवाएंगे अपन, किसका रोटेशन करवाएंगे, बैक का। तो ये आपके पास बैक साइड वाला कार्बन, ये आपके पास फ्रंट साइड वाला कार्बन। फ्रंट साइड में आपके पास ये Ha है, ये Hb है, और ये Hc है। अगर आप बैक साइड वाले का रोटेशन कराओगे तो Ha यहां आ जाएगा, ये Ha, ये Hb, और ये आपके पास कौन सा होगा, Hc। ये 3 कार्बन एटम हो गए। कितने डिग्री का रोटेशन करवाया आपने, 60 का। अब मैं कहूं कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये और ये, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ये कौन सी फॉर्म है कि सर ये तो एक्लिप्स है,
कौन सी फॉर्म है ये? एक्लिप्स। कैसे पता चला? बिकॉज सेम ग्रुप आर प्रेजेंट जस्ट अबव एंड बिलो टू ईच अदर। ये जस्ट इसके पीछे है, एच ए के पीछे एच है, ऐसे। तो इनके बीच में रिपल्शन क्या लगेगा? मैक्सिमम। स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास? मिनिमम। अब यहाँ देखो, एच ए और एच ए के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तो डिस्टेंस है, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। तो क्या सर इसे अपन स्टेगर्ड कहेंगे? मैंने कहा नहीं, अभी इसको स्टेगर्ड मत कहो। क्यों सर? अभी आपने तो कहा कि 60 डिग्री के एंगल का रोटेशन कराओ तो स्टेगर्ड मिलेगा। फुल्ली स्टेगर्ड लेना है अपने को। फुल्ली स्टेगर्ड का मतलब क्या हो गया कि सेम ग्रुप जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ जाए तो वो आपके पास फुल्ली स्टेगर्ड होगा। यहाँ पे क्या, एच ए यहाँ है, एच ए यहाँ है। मैंने कहा एक और 60 डिग्री का रोटेशन करवा दो। एक और 60 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये बैक साइड वाला कार्बन, ये फ्रंट साइड वाला कार्बन। फ्रंट साइड वाले कार्बन को अपने को चेंज ही नहीं करना है, जैसा है वैसा रहेगा, एच ए एच बी एच सी। अब मैंने कहा इसका कराओ 60 डिग्री से रोटेशन। कराओगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? एच ए। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? एच बी। और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा आपके पास? एच सी। इसमें एक और 60 डिग्री का रोटेशन करवा दो। ये क्या आया? एच ए एच बी और एच सी। एक और 60 डिग्री का रोटेशन कराए तो एच ए कहाँ आ गया? यहाँ। एच बी कहाँ आ गया? यहाँ। और एच सी कहाँ आ गया आपके पास? यहाँ। अब देखो, सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट, सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट, सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाती है? ये स्टेगर्ड फॉर्म हो जाती है, और ये हाईली स्टेबल होगी बिकॉज सेम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम। तो आपको एक कार्बन पे जो ग्रुप बॉन्डेड है उसको फिक्स रखते हुए दूसरे कार्बन के जो ग्रुप है उनका 60 डिग्री से क्या करवाना है? रोटेशन करवाना। कि तो सर जो बाकी फॉर्म बन रही है उसको क्या कहेंगे? इसको आपने एक्लिप्स कह दिया, इसको आपने स्टेगर्ड कह दिया, ये क्या हुआ? मैंने कहा यही तो वो फॉर्म है जो आपको समझ नहीं आ रही थी पहले, गाउचे फॉर्म। तो सर इसको क्या कहेंगे? मैंने कहा देखो, यहाँ पे ग्रुप के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है। डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। मिनिमम डिस्टेंस है मीन्स ग्रुप के बीच में डायहेड्रल एंगल कितने डिग्री का है? 0 का। तो ना तो ये स्क्यू होगा, ना ये स्टेगर्ड होगा, और ना ही ये एक्लिप्स्ड होगा। एक्लिप्स्ड का मतलब क्या हुआ? सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे है। यहाँ पे सेम ग्रुप तो नहीं आ रहे, बट रिपल्शन होगा, बट इट इज नॉन एज पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या कहेंगे इसको? पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। तो ये फॉर्म बन गई, एक बन गई एक्लिप्स, एक बन गई गाउचे, एक बन गई पार्शियली एक्लिप्स, और एक बन गई आपके पास स्टेगर्ड। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? स्टेगर्ड। बिकॉज सेम ग्रुप जो भी है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या रहती है? यहाँ पे मैक्सिमम रहती है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना है ना अपने को, हॉर्स वाला नहीं बनाना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है देखें। रोटेशन 60 डिग्री का करवाना है, 60 डिग्री से ज्यादा नहीं करवाना, ना कम करवाना है। ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3, इसके कॉन्फॉर्मर्स बनाने हैं। कौन से? न्यूमेन प्रोजेक्शन से ब्यूटेन के। एक स्ट्रक्चर एक्लिप्स वाली मैं बना देता हूँ, बाकी आप बना के उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भेजना कि फर्स्ट स्टेबल है, सेकंड स्टेबल है, थर्ड स्टेबल है, कौन सा है। ये फर्स्ट वाला कार्बन और ये सेकंड वाला कार्बन। ये सेकंड वाला कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन ये वाला होगा, सेकंड वाला कौन सा होगा? सर्कल वाला। ठीक है, ये लिया एक कार्बन, ये लिया एक कार्बन, ये लिया। अब इस कार्बन से क्या क्या बॉन्डेड है? एक से CH3, एक में HA कर देता हूँ, एक में HB कर देता हूँ। इस कार्बन की एक वैलेंसी पे मिथाइल ग्रुप और 2 पे हाइड्रोजन और 2 पे हाइड्रोजन। ठीक है, फिर दूसरा देखें, डैश से कर रखा है पीछे की तरफ CH3, पीछे की तरफ देखें HA, और फिर आपके पास देखें HB। तो देखो यहाँ पे क्या रह रहा है? सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे, सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे, सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे, मींस सेम ग्रुप में डायहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का है? 0 का। तो ये कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स्ड। कौन सी फॉर्म हो गई? ये एक्लिप्स्ड। अब आपको क्या करना है? 60 डिग्री से रोटेशन करवाना। 60 डिग्री से रोटेशन करवा के इसके कितने कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे ये आपको
होमवर्क के लिए करना है और इसका जो पिक क्लिक करके आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे कि सर ये हमने कॉन्फॉर्मर्स बनाए हैं इसके 66 डिग्री के रोटेशन है ना, टोटल 360 तक रोटेशन करवा देना आप, है ना। 360 तक, 60 का करवाया एक मिलेगा, फिर 60 का करवाया दूसरा मिलेगा, फिर 60 का कराया थर्ड मिलेगा, फिर 60 का कराया फोर्थ, फिर 60 का कराया फाइव, फिर 60 का कराओगे तो वापस एक मिलेगा। 360 का टोटल रोटेशन करवा के जो भी आपके आंसर हो वो आप आपको मैसेज में सेंड करोगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे चेयर फॉर्म क्या होती है, बोर्ड फॉर्म क्या होती है, और उसके साथ ही अपन इसको कंप्लीट कर देंगे आइसोमेरिज्म को। और नेक्स्ट क्लास में ही अपन स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू 11th, विद रिस्पेक्ट टू 12th, विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट और इसको अपन बाइंड अप कर देंगे। और आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, तो मैं कभी भी आप इजीली, है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को 1 आवर में चाहिए, आप इजीली पर करना, ऑनेस्टली अपने आप से करना, खुद से करना। ठीक है, समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।